प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्य एक ऐसा पेशा है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता को समाज में जाकर समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करना होता है। और जब वह समाज में जाता है या समूह के साथ संपर्क करता है या किसी संस्था में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जो उसका व्यावहारिक ज्ञान है उसका उपयोग करके समाज में व्याप्त समस्याओं का निराकरण करता है। तो जब वह व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उससे अंतर्क्रिया होती है। और जब कभी हम अंतर्क्रिया की बात करते हैं तो अंतर्क्रिया का सीधा अर्थ यह है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया के पीछे उसका ये भाव होता है कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है या अपनी समस्याओं का निदान करना है। तो वह क्रिया जब दूसरे पर प्रभाव डालती है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे स्टिमुलेट होता है और उस स्टिमुलेशन के परिणाम स्वरूप ही वो दूसरा व्यक्ति भी पुनः क्रिया करता है। तो एक व्यक्ति की क्रिया दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालती है तो दूसरा व्यक्ति भी पुनः क्रिया करता है, और जब यह क्रिया और पुनर्क्रिया मिलती है तो उसे हम अंतर्क्रिया कहते हैं। यह अंतर्क्रिया अंग्रेजी में सोशल इंटरैक्शन के नाम से जानी जाती है और यह अंतर्क्रिया निरंतर चलती है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होती है, उसके लिए अंतर्क्रिया करता है और उसकी पूर्ति हो जाए तो दूसरी आवश्यकता फिर खड़ी हो जाती है, फिर वो अंतर्क्रिया करता है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्क्रिया निरंतर चलती है, और जब अंतर्क्रिया निरंतर चलती है तो उसे हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं और उनके मूल अर्थ क्या हैं। तो इसके अंतर्गत हम सामाजिक अंतर्क्रिया का अर्थ और परिभाषा के साथ साथ सामाजिक प्रक्रिया का भी अर्थ समझेंगे, और उसके साथ सामाजिक प्रक्रियाओं के जो प्रकार हैं उनमें दो प्रमुख प्रकार हैं, एक सहयोगी या संगठनात्मक प्रक्रियाएं और दूसरा असहयोगी या विघटनात्मक प्रक्रियाएं। अर्थात ये वे प्रक्रियाएं जिसमें एक से सहयोग की भावना पनपती है और दूसरे से विघटन की भावना पनपती है या असहयोग की भावना पनपती है। इन दोनों की चर्चा हम करेंगे। तो जब हम सामाजिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो सामाजिक प्रक्रियाएं मानव समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करते हैं और समाज के अनुकूल व्यवहार करते हैं। समाज के नियमों के अनुकूल क्रिया करने पर उसके प्रत्युत्तर में दूसरा व्यक्ति भी क्रिया करता है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी क्रिया, पुनः क्रिया तथा पारस्परिक प्रभाव को अंतर्क्रिया कहते हैं। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और इनकी पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों से अंतर्क्रिया करते रहते हैं। जब अंतःक्रिया निरंतर रूप से चलती रहे तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए ही सामाजिक अंतर्क्रिया को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये निरंतर चलती है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि दो साइकिल सवार आपस में टकरा जाएं। टकराना एक क्रिया है। जब टकराने के बाद दोनों साइकिल सवार अपनी अपनी साइकिल लेकर रवाना हो जाएं बिना कुछ कहे, तो हम कहेंगे क्रिया तो हुई लेकिन वह अंतर्क्रिया नहीं हुई। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि जब दोनों टकराए तो उसमें एक व्यक्ति जो साइकिल सवार था उसने उठकर दूसरे को एक थप्पड़ मारी। दूसरे ने कुछ नहीं किया, न तो मुंह से शब्दों का उच्चारण किया, न कोई आंखों से या चेहरे से हाव भाव प्रकट किए। तो हम कहेंगे यह एक पक्षीय क्रिया है, एक व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया है। लेकिन तीसरे उदाहरण में जब दो साइकिल सवार टकराए और एक ने उठकर दूसरे को थप्पड़ मारी तो दूसरे ने पुनः हाथापाई की या मुंह से शब्दों का उच्चारण किया, तो एक व्यक्ति की क्रिया ने दूसरे को प्रभावित किया और दूसरा व्यक्ति भी पुनः क्रिया करने लगा। तो हम कहते हैं यह जो आदान प्रदान हुआ क्रिया और पुनर्क्रिया का, इसी को हम अंतर्क्रिया कहते हैं। जब सामाजिक अंतर्क्रिया सामाजिक प्रक्रिया की पूर्व दशा है तो हम कहते हैं बिना अंतर्क्रिया के सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती और न ही सामाजिक संबंध बन सकते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो अंतःक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मिलने पर व्यक्ति एक दूसरे का आलिंगन करे, नमस्ते कहे, हाथ जोड़े,
हाथ मिलाए या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, ये सभी अंतर्क्रियाएं हैं। क्योंकि जब कभी एक व्यक्ति दूसरे के सामने आता है और कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया के परिणाम दूसरा व्यक्ति प्रभावित होकर पुनः क्रिया करता है, जिसका प्रभाव क्रिया करने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। यह प्रभाव ही क्रिया को अंतःक्रिया बनाता है। जब हम कहते हैं क्रिया और पुनः क्रिया, तो इसका एक दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा हो और कोई एक व्यक्ति कक्षा के बाहर आकर कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति चाहे, तो वह दरवाजे पर खड़ा होकर यह कहता है, मैं अंदर आ सकता हूं। अध्यापक पर उस क्रिया का तुरंत प्रभाव, तो ये विद्यार्थी के द्वारा की गई क्रिया ने अध्यापक को प्रभावित किया और अध्यापक उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप यह कहेगा हाँ अंदर आ जाओ या अंदर मत आओ, और उसका परिणाम ये हुआ को छात्र अगर कहे अंदर आ जाओ तो अंदर आ जाएगा, और अगर को बाहर जाए वापस तो बाहर चला जाएगा। तो एक की क्रिया ने दूसरे को प्रभावित किया और दूसरे ने पुनः क्रिया, और उसी के परिणाम स्वरूप दोनों के बीच आदान प्रदान हुआ। यह आदान प्रदान ही सामाजिक अंतर्क्रिया कहलाती है। अंतर्क्रिया के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ग्रीन की एक प्रमुख पुस्तक है सोशियोलॉजी, उसमें वो कहते हैं सामाजिक अंतर्क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति और समूह अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव डालते हैं। उन्हीं पारस्परिक प्रभाव को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। एक का प्रभाव दूसरे को प्रभावित करे, दूसरा पुनः प्रभाव के कारण क्रिया करे, यह आदान प्रदान जो म्यूचुअल है, इसी को हम अंतर्क्रिया कहते हैं। एल्ड्रिज और मेलिल ने कहा है कि सामाजिक अंतर्क्रिया वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों से अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो। और जब हम कहते हैं अर्थपूर्ण संपर्क, तो जिस अर्थ में एक व्यक्ति ने क्रिया की है उसका वही अर्थ दूसरा व्यक्ति भी लगाए, और दूसरा व्यक्ति वही अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया का प्रभाव और पुनः क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है, तो उसी को हम सामाजिक अंतर्क्रिया कहते हैं। डॉसन और गेटिस के अनुसार सामाजिक अंतर्क्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होते, अर्थात जब व्यक्ति क्रिया करता है तो सीधा उसका प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और वो संवेदनाएं ही व्यक्ति को पुनः क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अगर संवेदनाएं नहीं होगी तो पुनः क्रिया भी नहीं होगी। इसलिए मस्तिष्क और मस्तिष्क से एक दूसरे का संपर्क ही अंतर्क्रिया को विकसित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें अर्थपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिससे एक दूसरे को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित करे, तो उसे हम सामाजिक अंतर्क्रिया कहते हैं। इस आधार पर सामाजिक अंतर्क्रिया के दो तत्व महत्वपूर्ण हैं जिसके बिना सामाजिक अंतर्क्रिया नहीं हो सकती। एक है सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार, सोशल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। जब संपर्क की बात करते हैं, दोनों आमने सामने हों या टेलीफोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करें और उनके बीच संवाद हो, वो संवाद ही संचार कहलाता है। यह भाषा के माध्यम से हो सकता है, हाथ के इशारे से हो सकता है, चेहरे के हाव भाव से भी हो सकता है, जिसमें एक व्यक्ति संपर्क करके दूसरे से संचार करता है और संचार के परिणाम स्वरूप ही उनके बीच आदान प्रदान होता है। वही अंतर्क्रिया का आधार है। जब हम संपर्क की बात करते हैं तो सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक संपर्क है। संपर्क का तात्पर्य एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के साथ समीपता बनाना इत्यादि से है। यह समीपता दो तरह की हो सकती है, एक जिसमें व्यक्ति दूसरे के सामने जाकर बातचीत करे, हाथ मिलाए, नमस्ते कहे। इस तरह के संपर्क में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट, एक दूसरे को देख लेना, छू लेना, बातचीत करना। इसके विपरीत दूसरी तरह का संपर्क जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते बल्कि पत्र, टेलीफोन या अन्य संचार के माध्यमों से संपर्क करते हैं।
इस तरह के संपर्क को अप्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं। संपर्क चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, इसके बिना अंतर्क्रिया नहीं हो सकती। तो जब व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है तो संपर्क में आने पर ही आदान प्रदान करता है विचारों का, और ये विचार जो है वो संचार के माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दूसरा जो तत्व है वो है कम्युनिकेशन। संचार सामाजिक अंतर्क्रिया का आवश्यक तत्व है। संचार का तात्पर्य विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों तथा विश्वासों को एक दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। संचार के लिए सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हाव भाव, इशारा, संकेत इत्यादि का भी सहारा लिया जा सकता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संपर्क हो लेकिन संचार का अभाव है तो इसके बीच अंतर्क्रिया नहीं हो सकती। जैसे मैंने उदाहरण दिया, साइकिल सवार का टकराए, क्रिया हुई लेकिन कोई हाव भाव नहीं था दोनों में, तो अंतःक्रिया नहीं हुई। दूसरी स्थिति में एक ने दूसरे को थप्पड़ मारी लेकिन दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो संचार तो हुआ लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा, तो अंतःक्रिया नहीं। इसलिए संचार चाहे शब्दों के माध्यम से हो और चाहे चेहरे के हाव भाव से हो, जिसे हम प्रतीकात्मक संचार कहते हैं, दोनों प्रकार का संचार आवश्यक है। तो संपर्क होगा, संचार होगा तो ही अंतःक्रिया होगी। इसलिए संचार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों को दूसरों तक पहुंचाता है। सामाजिक अंतःक्रिया में संपर्क हुआ और एक व्यक्ति भाषा या अन्य संकेतों से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाता है, परंतु दूसरे व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो अंतःक्रिया नहीं है। यह अंतःक्रिया तभी होगी जब संचार के कारण दूसरे पर प्रभाव पड़े। इस प्रभाव को संवेदन शक्ति, सेंसिबिलिटी कहा है। संवेदन शक्ति से व्यक्ति उस बात को समझ लेगा जो पहला व्यक्ति कहना चाहता है, और इसी के कारण वह वापस क्रिया करता है। यानी मस्तिष्क से मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़ते हैं। एक के विचार, एक के हाव भाव, एक की क्रियाएं दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और दूसरा व्यक्ति उस प्रभाव के कारण पुनः क्रिया करता है, तभी अंतःक्रिया होती है। जब अंतःक्रिया निरंतर चलती है तो इसे हम सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस कहते हैं। एक व्यक्ति या समूह जब एक दूसरे व्यक्ति या समूह से अंतःक्रिया करता है और यह अंतःक्रिया जब निरंतर चलती है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही समाज में सहयोग, सात्मीकरण, परसंस्कृतिकरण, अनुकूलन, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि स्थितियां, प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का समाज में अत्यधिक महत्व है। कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में सहयोग प्रदान करके व्यवस्था तथा नियंत्रण को बनाए रखती हैं, तो कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करके परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त ये प्रक्रियाएं समाज में लोगों की इच्छाएं, आवश्यकताएं आदि की पूर्ति करती हैं। सामाजिक प्रक्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गिलिन कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया के उस तरीकों से है जिन्हें हम व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों के समय देखते हैं, अथवा जब प्रचलित जीवन विधियों के परिवर्तन में व्यवधान पहुंचाते हैं। यानी जब व्यक्ति एक दूसरे को आवश्यकता या एक दूसरे के मार्ग में रुकावट डालने के रूप में दिखाई देता है, तो हम कहते हैं दोनों के बीच अंतर्क्रिया हुई, और ये निरंतर दिखाई देती है तो यह प्रक्रिया बन जाती है। बिसेंज ने कहा है कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती। अनेक प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। सहयोगात्मक भी होती हैं, असहयोगात्मक भी होती है, संगठनात्मक भी होती है, विघटनात्मक भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, डिसएसोसिएटिव भी होती है, ऑर्गेनाइज्ड भी होती है और डिसऑर्गेनाइज्ड भी होती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिति में पहले से ही मौजूद शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक निश्चित तरीकों से होने वाले निरंतर परिवर्तन से है। व्यक्ति जब अंतःक्रिया करता है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है, और इसी आधार पर यह चलती रहती है, जिससे समाज में परिवर्तन भी आता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो विभिन्न स्वरूपों में व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है। कभी यह सहयोग के रूप में तो कभी संघर्ष या प्रतिस्पर्धा के रूप में। इसका अर्थ कई बार व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन से लेते हैं जो सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिवर्तन नहीं हैं बल्कि सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन करती है। तो समाज की संरचना में व्यक्ति,
महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण अंग होने के नाते वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकार्य करता है, जिसको फंक्शन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन और उस फंक्शन के साथ व्यक्ति दूसरे से जुड़ता है तो दूसरा व्यक्ति भी फंक्शन करता है, और जब दोनों के फंक्शन एक दूसरे से मिलते हैं तो वहीं पर प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट की जा सकती हैं। सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न घटनाओं का एक अनुक्रम रहता है, तभी वह सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है, निरंतर चलती रहती है। सामाजिक प्रक्रिया में घटने वाली घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। यदि संबंधित घटनाओं का क्रम केवल एक बार ही होगा तो सामाजिक प्रक्रिया वह नहीं कहलाएगी, यानी निरंतर चलती रहे तो ही वह अंतःक्रिया सामाजिक प्रक्रिया बनती है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि घटित होने वाली घटनाओं के बीच संबंध हो। यदि संबंधों का अभाव होगा तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं होगी। इन दो व्यक्तियों के बीच संबंध होगा अंतःक्रिया के रूप में तो वो प्रक्रिया बनेगी। सामाजिक प्रक्रिया के लिए केवल घटनाओं की पुनरावृत्ति ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसके लिए निरंतरता भी आवश्यक है। सामाजिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि घटनाओं के क्रम को एक निश्चित परिणाम की ओर ले जाया जाए, क्योंकि परिणाम सामाजिक घटना का एक आवश्यक तत्व है। बिना परिणाम के सामाजिक प्रक्रिया घट ही नहीं सकती, चाहे वो सहयोग का परिणाम दे, चाहे वह संघर्ष का दे, चाहे वह अनुकूलन का दे और चाहे वो प्रतिस्पर्धा का दे। किसी न किसी रूप में उसका परिणाम आएगा, तभी वह घटना सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तित होगी। जब सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकारों की बात करते हैं तो जैसा अभी हमने कहा कि दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, सहयोग के और विघटन के, और उसी आधार पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क के आधार पर दो रूपों में बांटा जा सकता है। सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोगी संपर्कों के कारण समाज में सहयोगी प्रक्रिया होती है, जिससे समाज में संगठन बनना रहता है, जैसे सहयोग, सात्मीकरण, परसंस्कृतिकरण, व्यवस्थापन और एकीकरण। और दूसरा असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, असहयोगी संपर्कों के कारण समाज में असहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे समाज में पृथकता, विघटन जैसी स्थितियां बनती हैं। असहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन दिखाई देता है। नहीं, ये सब अलग अलग प्रकार की अंतःक्रियाएं हैं जो प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। कभी समाज में सहयोग बनता है उससे या बढ़ता है, और कभी उससे विघटन उत्पन्न होता है या विघटन बढ़ता है। तो दोनों प्रकार की अंतःक्रियाओं या प्रक्रियाओं की चर्चा हम करें तो सबसे पहले सहयोग, जो समाज में अति आवश्यक है। सहयोग मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह सामाजिक जीवन का मूलभूत आधार है। बिना सहयोग के समाज एक क्षण भी नहीं चल सकता। यह हो सकता है कि कहीं समाज में सहयोग अधिक हो तो कहीं कम। सहयोग से ही व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया तभी सही चल सकती है जब सहयोग हो। बिना सहयोग के मानव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जब शिशु पैदा होता है तो परिवार के सदस्य उन्हें सहयोग देते हैं। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति उन्हें सहयोग देते हैं। तो निरंतर सहयोग हमें समाज में देखने को मिलता है। सहयोग को अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस कहते हैं, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। सब चाहते हैं सहयोग हो। मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे से संपर्क करता हूं तो दूसरा भी यह चाहेगा कि मुझे भी वह व्यक्ति सहयोग करे ताकि मैं भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। ग्रीन कहते हैं कि सहयोग के अर्थ के संबंध में उनका विचार है कि सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर सामूहिक प्रयास है। जब हम कहीं जाना चाहते हैं, रास्ते में पैदल कोई हमारा मित्र आ जाए और वो कहे मेरे साथ स्कूटर पर या कार में बैठकर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ, तो उसके द्वारा किया गया यह योगदान सहयोग कहलाता है। सहयोग की निम्नलिखित विशेषताएं हम देख सकते हैं उन परिभाषाओं के आधार पर कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक सहयोग लेने वाला, दूसरा सहयोग देने वाला। इसमें सभी का एक ही उद्देश्य होना अनिवार्य है। एक को सहयोग लेना है तो उसका उद्देश्य है, दूसरे को सहयोग देना है तो दोनों का समान उद्देश्य है। यह एक चेतन प्रक्रिया है, दिमाग से जुड़ी हुई समस्या है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या है, जिसमें व्यक्ति जानता है कि मुझे कौन मदद कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो मदद दे रहा है उसको पता है कि मैं किसको मदद दे रहा हूँ। इसलिए यह कॉन्शियस प्रोसेस है।
सहयोग एक सार्वभौमिक और सर्वकालीन प्रक्रिया है, सभी जगह पाई जाती है, सभी कालों में विद्यमान रहने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सार्वभौमिक और सर्वकालीन कहलाती है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलती रहती, कभी समाप्त नहीं होती। यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे से सहयोग लेता है, तो दूसरा व्यक्ति भी अपने हित की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति से सहयोग की अपेक्षा करता है, इसलिए यह पर्सनल या इंडिविजुअल प्रोसेस कहलाता है। इसके साथ ही दूसरा है समायोजन। समायोजन या व्यवस्थापन भी सहयोगी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया का एक प्रकार है। समायोजन उस समय होता है जब दो व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष हुआ हो। संघर्ष के पश्चात ही समायोजन होता है। इसलिए कहते हैं कि समायोजन संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों अथवा समूहों में सामंजस्य स्थापित करना, एडजस्टमेंट। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं, दोनों अलग हो गए, तो तीसरा व्यक्ति आता है और दोनों के बीच पुनः संबंध स्थापित करने में जो योगदान करता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। मनुष्य समाज में रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी दूसरों के साथ संघर्ष कर लेता है, लेकिन संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर नहीं चलती। कहीं न कहीं संघर्षरत समूहों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। सामंजस्य को ही हम समायोजन कहते हैं। संघर्ष एक अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि संघर्ष में शक्ति खर्च होती है। जब खर्च होती है तो रुक जाता है, कुछ समय बाद पुनः शक्ति संचय करके फिर पुनः संघर्ष करते हैं, इसलिए अनिरंतर प्रक्रिया है। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही दोनों समूहों, दोनों व्यक्तियों के बीच पुनः अनुकूलन करना ही सामंजस्य कहलाता है। पार्क और बर्गेस ने कहा है कि समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। समायोजन में आक्रामक तत्वों का विरोध कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाता है। यद्यपि बाह्य क्रियाओं के रूप में संघर्ष समाप्त हो जाता है, लेकिन आंतरिक रूप में इसकी संभावना सदैव बनी रहती है। इनका कहना है कि समायोजन कभी भी आंतरिक नहीं होता, बल्कि दिखावे के रूप में बाह्य होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समायोजन के बाद कभी भी संघर्ष हो सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए अपनी क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष में कई बार ऐसी परिस्थितियां या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं कि संघर्षरत समूहों को समाधान के रूप में समायोजन करना पड़ता है। समायोजन इस अर्थ में सार्वभौमिक भी है, चेतन भी है तथा व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। तो कहते हैं दिखावे के तौर पर दोनों समायोजन करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में उनके भाव होते हैं कि कभी भी संघर्ष हो सकता है, फिर संघर्ष होगा, फिर समायोजन होगा। इसी तरह सात्मीकरण है, एसिमिलेशन भी है। जब दो व्यक्ति या समूह आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हों, उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका समाधान समायोजन के द्वारा ही होता है। समायोजन सात्मीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति या समूह अपने विचारों, भावनाओं तथा क्रियाओं को पूरी तरह एक दूसरे के साथ मिला ले, तो उसे सात्मीकरण कहते हैं। इसको एसिमिलेशन कहते हैं। दो चीज़ों का एक जुट हो जाना। जैसे हम दूध में पानी मिला दें तो पानी अपना रूप बदल देगा और दूध के साथ सात्मीकृत कर लेता है। उसी तरह विचारों का, भावनाओं का भी और सोच का भी जब एक दूसरे के साथ मिलन हो जाता है तो उसे हम सात्मीकरण कहते हैं। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में सात्मीकरण का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह के गुण, विशेषताओं को अपने में मिला लेना। जैसे दूध में पानी मिलाने पर पानी उसी गुण को अपने में आत्मसात कर लेता है, फिर उसके बाद दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, तो वह सात्मीकरण कहलाता है। पर संस्कृतिकरण या पर संस्कृति ग्रहण, दो संस्कृतियों के संपर्क की स्थिति में यदि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनी इच्छा से या किसी दबाव से ग्रहण करे, तो इस प्रक्रिया को हम पर संस्कृतिकरण कहते हैं। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो कई बार विचारों का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है, और उनको लगता है कि ये सांस्कृतिक तत्व हमारे उपयोग में आ सकते हैं, तो हम उस संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो दूसरी संस्कृति के लोग भी ये सोचते हैं कि इस संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी संस्कृति में बहुत उपयोगी हैं, तो उन सांस्कृतिक तत्वों को अपनी संस्कृति में मिला लेते हैं। तो जब दो संस्कृतियों के परस्पर तत्वों का आदान प्रदान या एक दूसरे के साथ मिलना जो होता है, उसी को पर संस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में भारतीय संस्कृति द्वारा पश्चिमी संस्कृति को अपनाना,
मुस्लिम काल में हिंदू संस्कृति द्वारा मुस्लिम संस्कृति को अपनाना तथा ग्रामीण संस्कृति द्वारा शहरी संस्कृति को अपनाना इत्यादि इत्यादि, ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं संस्कृति ग्रहण के। जब कभी दो संस्कृतियां एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो आदान प्रदान करती हैं, और ये आदान प्रदान ही पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की आवश्यक शर्त क्या क्या है? पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार हो सकता है। यानी जब कभी आदान प्रदान होता है तो कुछ आवश्यक शर्तें हैं, उसके बिना आदान प्रदान नहीं हो सकता। एक तो मानसिक संतुष्टि हम कहते हैं, और दूसरा आवश्यकता की पूर्ति। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो व्यक्ति उस संस्कृति को तभी अपनाएगा जब उस संस्कृति को अपनाकर उसकी अपनी कोई न कोई आवश्यकता पूर्ण होती हो, या आवश्यकता की पूर्ति भले ही ना हो पर उसको प्राप्त करके उसे एक मानसिक संतुष्टि का एहसास हो, तभी पर संस्कृति ग्रहण होता है। दोनों संस्कृतियों में निकटता हो और निरंतर संपर्क होना चाहिए, तभी आदान प्रदान होगा। दोनों संस्कृतियों के संस्कृति प्रतिमानों में पर्याप्त समानता होनी चाहिए। दोनों के जो कल्चरल ट्रेट हैं या पैटर्न्स हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे हों, तभी आदान प्रदान होगा। दोनों संस्कृतियों के उद्देश्यों में अत्यधिक समानता होनी चाहिए। दोनों को लगे कि इससे हमारी कोई न कोई आवश्यकता या मानसिक संतुष्टि हमें प्राप्त होंगी। फिर एकीकरण। अब कई बार हम एकीकरण को और सात्मीकरण को एक मान लेते हैं, दोनों एक नहीं है। सात्मीकरण का तात्पर्य एक दूसरे में घुल मिल जाना और एक का अस्तित्व दूसरे में पूर्ण समा जाना, लेकिन एकीकरण का तात्पर्य समय आने पर दोनों एक, और जब आवश्यकता न हो दोनों अलग अलग अपने अस्तित्व को बनाए रखें, तो उसे हम एकीकरण का, जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण की, नेशनल इंटीग्रेशन, जिसमें अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वेशभूषाएं। जब कभी बात करते हैं हम कहते हैं भारतीय हम एक हैं, लेकिन अपने अपने धर्म के अनुकूल अपनी अपनी भाषा का उपयोग करते हुए अपनी अपने हितों की पूर्ति करते हैं, तो यह राष्ट्रीय एकीकरण कहलाता है। इसे सामाजिक एकता भी कहा जाता है। एकीकरण एक व्यवस्था है, सजातीयता नहीं है। जिस समूह में एकीकरण पाया जाता है उस समूह के सभी व्यक्ति अपना संबंध जोड़ते हैं। समूह की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित स्थान होता है। समूह के कार्य होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, लेकिन वह इन सब रूप में संगठित होते हैं कि सभी का उद्देश्य एवं मान्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जैसे भारतीय एकता, हिंदू एकता, मुस्लिम एकता, जातीय एकता, भाषाई एकता इत्यादि। तो कई बार हम कहते हैं कि जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, सात्विककरण नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक हो गए, और जब उनको लगे तो हम दोनों अलग हो जाएं अपने अपने। जैसे हम भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो दोनों के अपने अपने तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, फिर भी हम कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, फिर समय पड़ने पर दोनों एक हो जाएं, यही एकीकरण कहलाता है। तो इन्हीं सब बातों को अगर हम सारांश के तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है तो अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया भी करता है। जब यह अंतःक्रिया निरंतर चलती है तो उसे हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संपर्क और संचार का होना आवश्यक है, अर्थात एक व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है और दूसरा व्यक्ति भी उस क्रिया के परिणाम स्वरूप पुनः क्रिया करता है। यह क्रिया और पुनः क्रिया ही अंतर्क्रिया को विकसित करती है। जब अंतर्क्रिया निरंतर चलती है तो उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक वह जिससे समाज में संगठन उत्पन्न होता हो, उसे संगठनात्मक या सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, और दूसरी जिससे समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे विघटनात्मक या असहयोगात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ हमने संगठनात्मक प्रक्रिया के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की, और अगले भाग में हम विघटनात्मक प्रक्रिया के दो प्रमुख प्रकार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की चर्चा करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि समाज में प्रक्रियाएं, जिसको सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं, ये निरंतर चलती रहती हैं। एक वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यक्ति और व्यक्ति को जोड़ती है, एक वे प्रक्रियाएं जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सहयोग की भावना को पैदा करती है। ऐसी सारी प्रक्रियाएं जिसमें अनुकूलन भी है, पर संस्कृति ग्रहण भी है, पर संस्कृतिकरण भी है,
सात्मीकरण भी है, एकीकरण भी, ये सब सहयोग को बढ़ाती हैं और व्यक्ति को एक दूसरे के नज़दीक लाकर एक दूसरे से जोड़ना या संगठन बनाने का काम करती है। इसलिए इन्हें सहयोगात्मक या संगठनात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर आज हमने संगठनात्मक प्रक्रियाओं की बात की। अगले भाग में हम करेंगे विघटनात्मक। विघटनात्मक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो समाज में एक दूसरे को नज़दीक तो लाती हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच नहीं होती। वहाँ पर उस प्रकार की सोच पैदा होती जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करती हों। यहाँ पर विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी विघटन से जो प्रक्रियाएं विकसित होती हैं उसे विघटनात्मक या असहयोगात्मक अंतर्क्रियाएं या प्रक्रियाएं कहते हैं।